हेलो फ्रेंड्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। और इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था। अब इस पार्ट 2 में हम जो बचे हुए रूल है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे रूल नंबर 26 है, जैसे 25 रूल पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट किए थे। अब 26 रूल जो है वो बोल रहा है कि जब भी हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग कंप्लीट होने के बाद उस पूरे वायरिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग करना ज़रूरी है। और जो वायरिंग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है जो हम करते हैं वो करते हैं मेगर से, अब इसमें जो टेस्टिंग आती है तो कौन से टेस्टिंग करना चाहिए, किस प्रकार की टेस्टिंग करना चाहिए, ये अब हम देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 कनेक्शन थे, मतलब 3 वायर थे, एक फेस का, न्यूट्रल का और अर्थ का। तो हमें ये देखना है कि जो हम इंसुलेशन रजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो किन वायर के बीच में कितना रजिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके हमारी वायरिंग ओके है। तो वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है फेज़ और एक होता है न्यूट्रल। उसी की तरह एक फेज़ और अर्थ, इन दोनों को अगर हम चेक करें, इन दोनों की टेस्टिंग ले और इन दोनों के बीच के हम इंसुलेशन रजिस्टेंस टेस्ट करें, तो इनके बीच का इंसुलेशन रजिस्टेंस जो है, इनके बीच का जो इंसुलेशन रजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना रेंज तक होना चाहिए वो हम देखते हैं। जैसे कि 2 नज़दीकी कंडक्टर है, जैसे कि एक फेज़ है, दूसरा फेज़ है और एक न्यूट्रल है, इस तरह से हम मान लेते हैं। या तो फिर ऐसे मान लेते हैं कि एक फेज़ है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है। तो इन तीनों कंडक्टर के बीच की जो गैप है, मतलब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, ये फेस का कंडक्टर हम मान लेते हैं। एक न्यूट्रल का कनेक्शन है, उसके ऊपर भी इंसुलेशन दिया हुआ है, तो ये न्यूट्रल का है। तो इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन रजिस्टेंस होगा वो 3 मेगा ओहम से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 2 नज़दीकी जो भी कंडक्टर है, 2 नज़दीकी कंडक्टर के बीच में जो भी इंसुलेशन रजिस्टेंस होगा तो उसकी रेंज 3 मेगा ओहम तक होनी चाहिए या 3 मेगा ओहम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उन दोनों के बीच का जो इंसुलेशन रजिस्टेंस है वो 3 मेगा ओम से कम है या बहुत ज़्यादा कम है, तब क्या होगा, तो इससे लीकेज करंट फ्लो होगा। जैसे कि ये हमारा फेस का वायर है, रेड कलर से हम दिखाते हैं, ये फेस का वायर है और एक दूसरा न्यूट्रल का वायर है। तो ये हम जब भी वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करते समय ये कंडक्टर हम नज़दीक लेके ही एक साथ पूरे कंडक्टर को लेके जाते हैं और फिर आगे जाके जिस हिसाब से हमें कनेक्शन चाहिए वो हिसाब से कनेक्शन करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन रजिस्टेंस है वो हमें 3 ओहम से ज़्यादा चाहिए, लेकिन 3 ओहम से अगर कम है तो वहाँ पे लीकेज करंट फ्लो हो जाएगा। लीकेज करंट अगर फ्लो हो गया तो हमारा जो पावर है वो पावर वेस्टेज जाएगा, I²R, ये जो पावर है इतना पावर हमारा वेस्टेज जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम वायरिंग करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग मेगर के सहायता से करना ज़रूरी है। और जिस समय हमारी ये 2 कंडक्टर के बीच का इंसुलेशन 3 मेगा ओम से ज़्यादा है, उस समय हम ये मान लेते हैं कि हमने की हुई वायरिंग ओके है। अगर 3 ओम से कम आ गया तो हमारी वायरिंग में कहीं तो भी लीकेज करंट फ्लो हो रहा है या फिर हमारा इंसुलेशन अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो इंसुलेशन अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो हमारा पावर लॉस हो जाएगा। पावर लॉस अगर हो गया तो जो
हमारा एनर्जी मीटर रीडिंग लेगा वो भी ज़्यादा लेगा, तो इससे इकोनॉमिकली हमें पूरी वायरिंग जो है वो महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा, तो अभी हमने देखा था कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस 3 मेगा ओहम से कम अगर है तो वहाँ से लीकेज करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो लीकेज करंट के रिलेटेड ही लीकेज करंट कुछ ना कुछ तो उसमें फ्लो होगा ही, लेकिन वो कितना फ्लो होगा ये भी हमें IER रूल के हिसाब से पता होना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड ये रूल है। तो लीकेज करंट का एक फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं, ताकि एक्चुअल में लीकेज करंट होता क्या है, वो कितने तक होना चाहिए, मतलब कहाँ तक हमें परमिशन दी है वो भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये लीकेज करंट का फार्मूला हो गया। तो लीकेज करंट में ये कहना है कि जो भी हमारे पूरे वायरिंग सिस्टम से जो भी टोटल करंट फ्लो होगा, जो भी हमारे वायरिंग सिस्टम से टोटल करंट फ्लो होगा, तो वो 1/5000 1/5000 से ज़्यादा लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा लीकेज करंट नहीं होना चाहिए मतलब क्या, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि हमारे किसी जगह पे पूरे वायरिंग सिस्टम पे 10 एम्पियर का टोटल लोड है, 10 एम्पियर का करंट वो वायरिंग लेके जा रही है, तो वहाँ पे लीकेज करंट हमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज करंट। तो एक्चुअल में क्या है, तो 10 एम्पियर जो लोड है हम उसको 10 × 1 / 5000 अगर करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 10 ऊपर चले जाएगा 5000, अब एक जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो अब बचा 1/500। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, से 2 से अगर ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर। मतलब कितने लीकेज करंट होना चाहिए, जब 10 एम्पियर का लोड हमारे वायरिंग सिस्टम से जा रहा है तो उस समय 0.002 एम्पियर का लीकेज करंट हो सकता है। अगर इसी को ही हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर, इतना लीकेज करंट होना चाहिए। इसी को ही हम बोलते हैं 2 मिली एम्पियर, इतना लीकेज करंट हो सकता है। कब हो सकता है, जब वायरिंग से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर इससे 20 एम्पियर का करंट जा रहा है तो हम इससे 20 से गुना करेंगे, 40 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 40 से गुना करेंगे, तो हमारा लीकेज करंट यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो जो भी वायरिंग हम नई वायरिंग करते हैं तो नई वायरिंग में जो भी लीकेज करंट है वो 1/5000 होता है। और ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लीकेज करंट कितना होना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन करके रखिए। अगर हमारा लीकेज करंट ये रेशो से ज़्यादा होता है तो जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उनको अगर पता चले कि हमारे वायरिंग इंस्टॉलेशन का लीकेज करंट इससे ज़्यादा है तो हमारे घर की लाइट जो है वो बंद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम नई वायरिंग करते हैं तो लीकेज करंट की टेस्ट भी करना ज़रूरी है। उसी तरह से वायरिंग इंस्टॉलेशन की टेस्ट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 28। अगर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए इन फ्यूचर
अगर हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली और उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो उसका मेंटेनेंस हम इजीली कर सके, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम वायरिंग करते हैं और उसकी वायरिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे कि एक बोर्ड का कनेक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं और उसी को कंप्लीट होने के बाद ये रूल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बोर्ड हम निकाल लेते हैं इस तरह से। ये एक बोर्ड है हमारा यहाँ पे। इस बोर्ड में यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे स्विचेस है, इस तरह से स्विचेस दिखाते हैं हम। सपोज यहाँ पे 4 स्विच का एक बोर्ड है और यहाँ पे कोई लोड है। जिस तरह से ये मान लेते हैं हमारा सीलिंग फैन है, इस तरह से यहाँ पे कोई एक बल्ब है, यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट है। इस तरह से यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे। तो कनेक्शन करते समय हम क्या करते हैं, जो भी फेज़ है वो फेज़ हमेशा हम इस स्विच में देते हैं और स्विच से होते हुए फिर इस लोड को जाएगा, इस सॉकेट को जाएगा। जैसे केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 1 में हम ये मान लेते हैं कि हमने इस फेज़ को, जैसे फेज़ इस बोर्ड में आया, अगर फ्यूज़ लगा होगा तो फ्यूज़ के सीरीज़ में आया। हमने फ्यूज़ नहीं दिखाया तो हम डायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि फ्यूज़ जो है वो हमेशा स्विच में जाते हैं। इस तरह से यहाँ से होते हुए यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे और यहाँ से इस स्विच में, मतलब चारों स्विच में हमारा जो फेज़ है वो पहुँच गया। अब क्या करेंगे हम, इस तरह से इस सॉकेट में एक फेज़ दे देंगे, उसी तरह से एक इस स्विच 2 से एक पॉइंट निकालेंगे फेज़ का और वो कनेक्ट कर देंगे हम इस ट्यूबलाइट को। उसी तरह से स्विच 3 से हम एक फेज़ निकालेंगे और वो कनेक्ट कर देंगे हम इस बल्ब को। उसी तरह से स्विच 4 से एक फेज़ निकालेंगे और वो कनेक्ट कर देंगे हम इस फैन को। अब हमने जैसे रूल नंबर पहले में ही देखा था कि जो भी न्यूट्रल है वो न्यूट्रल वायर लिंक होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो न्यूट्रल वायर हम यहाँ से लाएंगे, तो सबसे पहले इस सॉकेट में दे देंगे। तो इस सॉकेट में फेज़ और न्यूट्रल आ गया तो हमारा ये सॉकेट चालू हो गया। अब हम करेंगे कि इस न्यूट्रल वायर को कंटिन्यू सभी लोड में दे देंगे। यहाँ पे एक आ जाएगा इस तरह से, यही से हम न्यूट्रल आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे और यही से आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे दे देंगे। मतलब हमारा फैन भी स्टार्ट हो गया, लाइट भी ब्लो हो गया और ट्यूबलाइट भी लग गया। लेकिन जो रूल कह रहा है वो रूल हमारा कह रहा है कि हमेशा जो फेज़ है वो फेज़ हमेशा स्विच में देना चाहिए और जो न्यूट्रल है वो लिंक होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कभी भी फेज़ जो है वो कॉमन वायर कनेक्ट नहीं करना चाहिए या फिर इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। अगर इस केस हमारे ये जो टर्मिनल है वो चेंज हो जाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं अभी के लिए कि ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया और जो ब्लैक कलर है वो हमारा फेज़ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस फैन में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ वाइंडिंग जल गया, अब इस फैन का हमें मेंटेनेंस करना है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये कर सकते थे कि जैसे ये फ़ैन जो है ये फ़ैन ऑपरेट हो रहा था हमारा स्विच नंबर 4 से, तो हम इस स्विच को ऑफ कर देते और ऑफ करने के बाद यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आता था, तो हम फ़ैन को इजीली मेंटेनेंस में उसको दुरुस्ती कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे तो हमने इंटरचेंज कर दिया, तो फेज़ हमने कॉमन रख दिया, तो फेज़ तो यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ से हमारा न्यूट्रल था तो न्यूट्रल तो हमने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई हमारा फ्लो होते रहेगा। कंडीशन ये होंगी सिर्फ कि सप्लाई तो फ्लो हो रहा है लेकिन हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल नहीं मिल रहा था, फेज़ मिल रहा था।
तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो उस छोटे से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिक्कत जा सकती है। तो इसीलिए इस रूल में यही कहा गया है कि जो भी फेस हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा स्विच में कनेक्ट करना चाहिए, और जो भी फ्यूज़ हम न्यूट्रल जो कनेक्ट करते हैं वो हमेशा लिंक होना चाहिए, कॉमन वायर से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब इन फ्यूचर इस वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आने के वजह से पूरी वायरिंग को बंद करने का काम न पड़े, तो इसीलिए सेफ्टी साइड के हिसाब से हमें इस तरह से वायरिंग करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ रूल थे, जैसे वायरिंग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग मेगर के सहायता से करना चाहिए, और फेस टू न्यूट्रल तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कंडक्टर टू कंडक्टर या फिर फेस टू फेस, जैसे कंडक्टर टू कंडक्टर या फिर फेस टू फेस, इसके बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए 3 मेगा ओहम से ज़्यादा। उसी तरह से ये स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हमने लिख ली तो हमें याद करने में भी इजी हो जाएगा, या इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से कंडक्टर टू अर्थ, कंडक्टर टू अर्थ, इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 मेगा ओहम से ज़्यादा। ठीक है, उसी तरह से हम कंटिन्यूटी टेस्ट अगर करें, इस पूरी वायरिंग के हम कंटिन्यूटी टेस्ट करें, कंटिन्यूटी टेस्ट अगर करें, कंटिन्यूटी टेस्ट पे अगर मेगर का रीडिंग 0 आता है, 2 टाइप के रीडिंग आएंगे, एक तो 0 रीडिंग आएगा और दूसरा हमारा आएगा इनफाइनाइट रीडिंग। तो जब भी 0 रीडिंग आता है तो 0 रीडिंग पे हमारी वायरिंग ओके है, यह हमें पता चल जाता है, और रीडिंग अगर इनफाइनाइट है तो हम ये बोल सकते हैं कि वायरिंग में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अगर कंटिन्यूटी टेस्ट में मेगर का रीडिंग 0 है तो वायरिंग हमारी ओके है, और रीडिंग अगर इनफाइनाइट है तो उस वायरिंग में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू थी जो हमने यहाँ पे लिख ली। और उसी तरह से लीकेज करंट था, तो लीकेज करंट 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये रूल जो कह रहा था कि फेज हमेशा स्विच में कनेक्ट होना चाहिए, ना कि लिंक होना चाहिए। लिंक जो है हमेशा न्यूट्रल वायर ही होता है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, कौन से रूल अभी बाकी है हमारे। रूल नंबर 29 है, जो हमने इसके पहले ही देखा, लेकिन इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि जैसे हमारा एक सॉकेट है, जैसे ये हमारा एक सॉकेट है, इस सॉकेट में यहाँ पे एक अर्थ पिन लगा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट। ये तो हमें पता है कि इस जो सॉकेट है, इस सॉकेट का टर्मिनल हमेशा बड़ा होता है, एक और ये 2 टर्मिनल है ये सेम होते हैं। तो इसमें से कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है ये हमें पता नहीं होता जब तक हम टेस्टर से उसे टेस्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करके अगर हम कोई वायरिंग करते हैं तो हम टेस्टर का यूज़ न करके भी बता सकते हैं कि फेज ये है या फेज ये है। तो ये कैसे बता पाएंगे? तो जैसे हमारा जो ये मेन पॉइंट है ये अर्थिंग का होता है, ये अर्थ पॉइंट होता है। उसी तरह से ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट में से फेज कौन सा है? तो फेज हमेशा जो रहेगा वो इस साइड का रहेगा, मतलब राइट साइड का जो प्लग होगा, राइट साइड की जो पिन होगी वो हमेशा फेज का होगा, और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट होगा वो होगा न्यूट्रल का। यहाँ पे हम लेफ्ट ऐसे लिख भी लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए।
तो जो बड़ी पिन होती है वो अर्थ के लिए होती है, राइट साइड की पिन वो फेस का होता है, और लेफ्ट साइड का जो होता है वो न्यूट्रल का होता है। मतलब हम कभी भी बोर्ड का कनेक्शन अगर करें, जैसे हम एक बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि एक बोर्ड का कनेक्शन करें, उसमें दो अगर सॉकेट है, दो स्विच है इस तरह से लगा हुआ, ये स्विच है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। अब इसका कनेक्शन करना है तो इसके पहले के रूल में हमने देखा था कि फेज़ हमेशा स्विच में होना चाहिए, तो हम फेज़ हमेशा सबसे पहले स्विच में नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे, ताकि जब भी ये बंद करे और चालू करे तो आसानी हो जाए कि ऑन ऑफ इजीली हो सके। उसी तरह से एक फेज़ यहाँ पे दे देते हैं, और जब भी अब इसमें कनेक्शन करना है तो हम इस तरह से कनेक्शन इसके बाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से जो सॉकेट है उस सॉकेट में जो हमारा फेज़ होगा वो राइट साइड में होगा, इस साइड में नहीं होगा। तो फेज़ हमेशा देंगे हम राइट साइड के थ्रू। उसी तरह से इस सॉकेट में भी हम दे देंगे राइट साइड के थ्रू। और न्यूट्रल जो था, न्यूट्रल हमेशा हम एक ही रखते हैं, कॉमन रखते हैं, लिंक करते हैं। तो ये एक कॉमन ही वायर हम न्यूट्रल के लिए देते हैं। तो इस तरह से हमारा बोर्ड का कनेक्शन हो जाता है। तो जो फेज़ है वो हमेशा हमें देना है राइट साइड पे। तो जहाँ पे भी वायरिंग हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से करें, रूल अगर हमें पता है तो हम फेज़ कहीं पे भी नहीं देंगे। इसके बाद हम हमेशा जो कनेक्शन करेंगे वो कनेक्शन करते समय सॉकेट में फ्यूज़ हमेशा राइट साइड पे ही देंगे, ताकि टेस्टर हमारे पास नहीं भी है तो भी हम इजीली बता सकते हैं कि फेज़ हमारा इस साइड पे कनेक्ट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 30 हमारा बोल रहा है कि जब भी इमरजेंसी एग्जिट होती है, सपोज़ कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जगह पे जैसे सिनेमा हॉल हो गया, मॉल हो गया, तो वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट होती है, तो वहाँ पे जो लैंप कनेक्ट करते हैं उसी के रिलेटेड ये रूल हमारा है। तो वहाँ जो इमरजेंसी एग्जिट पे लैंप लगे होते हैं तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते, तो वो कनेक्ट करते हैं हम बैटरी से, या फिर वहाँ पे इंडिविजुअल जनरेटर लगा होगा उससे हम वहाँ इमरजेंसी लाइट को कनेक्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो जब भी कोई हॉल हो गया बड़ा सा, या फिर सिनेमा हॉल हो गया, मॉल हो गया, यहाँ पे अगर फायर हो जाती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी में बंद करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बंद कर दें तो इमरजेंसी लाइट भी उसके साथ बंद हो जाएगी। अगर इमरजेंसी लाइट वहाँ पे बंद हो गई तो वहाँ पे बाहर जाने का रास्ता भी हमें नहीं पता चल जाएगा, और वहाँ पे बड़ा हादसा होने के चांसेस रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो एग्जिट लैंप है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जिट लैंप है। एग्जिट लैंप मतलब इमरजेंसी एग्जिट लैंप, वो हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं हम बैटरी से, या तो फिर वहाँ पे कोई इंडिविजुअल जनरेटर होगा तो उससे हम इस लैंप को सप्लाई देते हैं। और इस टाइप के जो इमरजेंसी लैंप है, एग्जिट लैंप है, वो हमेशा हम लगाते हैं या तो फिर डोर पे लगाते हैं, कॉरिडोर पे लगाते हैं, या गैलरी, जहाँ से एग्ज़िट इजीली हो सके वहीं पे हम एग्ज़िट लैंप लगाते हैं। अब एग्ज़िट लैंप किस तरह से लगाते हैं? तो ब्लैक कलर होता है, उस ब्लैक कलर पे हम रेड पेंट करते हैं और उसके अंदर हम एक लैंप लगा देते हैं। जैसे कि एक हमारा इस तरह से हम इस एक डोर पे इस तरह से एग्ज़िट प्लेट लगा देंगे, एग्ज़िट लैंप लगाएंगे, तो वो किस तरह से होगा उसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। जैसे इस तरह से एग्ज़िट हम लिखेंगे,
और इसमें जो नाम है लिखा हुआ ये होता है रेड कलर से, ताकि देखने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से एग्जिट प्लेट लिखा होता है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर कनेक्ट होता है एक बल्ब, इसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं बल्ब। इस तरह से हम यहाँ पे बल्ब कनेक्ट करते हैं और बल्ब कनेक्ट होने के बाद जो भी बल्ब को सप्लाई है वो हम देते हैं बैटरी से या फिर इंडिविजुअल जनरेटर से। और ये जो प्लेट है, ये जो लैंप है, ये लैंप हमेशा हम लगाते हैं कॉरिडोर पे, डोर पे या फिर गैलरी पे, जहाँ पे इजीली उस जगह का एग्जिट हो। उसी तरह से नेक्स्ट रूल हमारा बोल रहा है 31 जो है कि जहाँ पे भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, वायरिंग का काम चालू है, जैसे मॉल हो गया या फिर इसी तरह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है और वायरिंग का काम भी चालू है, तो वहाँ पे जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे वायरिंग का पूरा मैप लगा होना ज़रूरी है। तो वायरिंग का पूरा मैप अगर वहाँ पे लगा है तो इससे वायरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हम वहीं से ही उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई पॉइंट है तो वहीं से हम कट आउट करके उतना ही पोर्शन हम ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन स्विच है हमारा, मेन स्विच से एक कनेक्शन यहाँ पे गया, दूसरा कनेक्शन दूसरी बिल्डिंग में गया, तीसरा कनेक्शन तीसरी बिल्डिंग में गया, और हमें यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बिल्डिंग नंबर 2 और बिल्डिंग नंबर 3 ये ओके है, हमें सिर्फ ये कनेक्शन बंद करना है, तो हम इजीली यहाँ से कटआउट से स्विच ऑफ करके हम कनेक्शन को बंद कर सकते हैं और इस बिल्डिंग में जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैप लगा ही हुआ नहीं है तो हमें यहाँ से तीनों जो बिल्डिंग है उसका मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके वजह से यहाँ का भी काम रुक जाएगा, यहाँ का भी काम रुक जाएगा। तो इसीलिए जो भी बड़ा कंस्ट्रक्शन है, वायरिंग कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे वायरिंग का मैप वॉल पर लगा होना चाहिए। इसको हम लिख भी लेते हैं कि वायरिंग कंस्ट्रक्शन पर वायरिंग मैप लगा होना चाहिए, ये हमारा रूल था। रूल नंबर 32 हमारा बोल रहा है कि जब भी हमारी वायरिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो हमें वहाँ पे अर्थिंग भी करना है। तो अर्थिंग करते समय हम घर के किसी कॉर्नर पर 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग होना चाहिए, और वो जो वायर है वो पूरे अर्थ वायर से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारा एक इस तरह से ये हमारा घर है, तो यहाँ से कोई भी कॉर्नर पे, यहाँ पे हो फिर यहाँ पे हो, तो यहाँ से 1.5 मीटर के दूरी पर, हमारे ही प्लॉट में 1.5 मीटर के दूरी पर अर्थिंग होना चाहिए। तो इस तरह से कनेक्शन रहेगा। ये हमारा एनर्जी मीटर है, यहाँ पे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर हम अर्थिंग लगाएंगे। तो फेज़ और न्यूट्रल तो हम पोल से लेके आएंगे, इस तरह से फेज़ और न्यूट्रल ये हम पोल से लेके आएंगे, लेकिन जो अर्थिंग है वो अर्थिंग हम यहाँ से लेके आएंगे और इस बोर्ड को दे देंगे, और इसी तरह से पूरे घर में हम अर्थिंग को कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थिंग का काम क्या रहेगा, अर्थिंग किस तरह से करते हैं, अर्थिंग कौन से टाइप के होते हैं, वह हम इसका स्पेशल क्लास लेंगे। तो इस रूल में हमें यही देखना है कि जो भी हमारा घर है उस घर में 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे किसी भी कॉर्नर पे हम अर्थिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कि जो भी हम बाथरूम में स्विच करते हैं वो अंदर नहीं होना चाहिए, वो स्विच हमेशा बाहर होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं।
बाथरूम का स्विच पॉइंट हमेशा बाहर, बाथरूम के बाहर होना चाहिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है वो है कि फ्यूज़ हमेशा कैपेसिटी का ही लगाना चाहिए। अब कैपेसिटी का मतलब फ्यूज़ हमेशा रेटिंग कैपेसिटी का ही लगाना चाहिए। जैसे कि फ्यूज़ है तो फ्यूज़ के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि एक यहाँ से हमारा फेज़ वायर जा रहा है। फ्यूज़ हमेशा हम फेज़ के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक किट कैट है, ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे दिखाया है, और ये जो कनेक्शन है ये सीधा जाएगा लोड के लिए। यहाँ पे हम लोड दे देते हैं, लोड दिखाते हैं, और उसके बाद में ये जो यहाँ से वायर जाएगा ये रहेगा न्यूट्रल का। तो जो फ्यूज़ है वो हमेशा फेज़ के सीरीज़ में होना चाहिए, ये भी एक रूल है। तो यहाँ पे हमने फ्यूज़ कनेक्ट किया इस तरह से। अब यहाँ पे फ्यूज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए थी 6 एम्पियर की, लेकिन हमने यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया 10 एम्पियर का। तो ये जो लोड है, इस लोड में एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वाइंडिंग जल गई, तो उसके वजह से करंट ये ज़्यादा लेगा। मतलब इसको करंट लेना था 5 एम्पियर का, और उसकी वजह से इसने करंट ले लिया 8 एम्पियर का। तो उस समय ये जो फ्यूज़ है वो 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेल्ट होना चाहिए था। लेकिन हमने फ्यूज़ रेटेड कैपेसिटी का न लगा के वहाँ पे 10 एम्पियर कैपेसिटी का फ्यूज़ यहाँ पे लगा दिया। तो उसके वजह से क्या होगा कि लोड की कैपेसिटी तो 5 एम्पियर की थी, लेकिन उसने करंट जो ले लिया वो 8 एम्पियर का। तो उसकी वजह से इसके अंदर जो भी वाइंडिंग है, जो भी वायरिंग है, तो वो टोटली जल गई, बर्न हो गई। तो उसकी वजह से हमारा पूरा जो इक्विपमेंट्स है, अप्लायंस है, या फिर कोई सी भी टाइप की मोटर है, तो वो टोटली वेस्टेज हो गई। लेकिन हम प्रॉपरली उसमें कनेक्शन जो गिवन रेटिंग थी कैपेसिटी की 6 एम्पियर की, तो वो प्रॉपर अगर हम कनेक्ट करें, तो जैसे ही इस लोड में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 8 एम्पियर का करंट ये लेगी, तो यहाँ से भी 8 एम्पियर का करंट आएगा और फ्यूज़ से होते हुए जाएगा। तो जैसे ही 8 एम्पियर का करंट इससे जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाएगी, और हीट क्रिएट हो जाने के वजह से यहाँ पे जो फ्यूज़ है ये ब्रेक हो जाता, और ब्रेक हो जाता तो हमारा करंट यहीं पे रुक जाता, आगे न जाता। तो इसके वजह से हमारा जो लोड में है जो छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था उसको हम मेंटेन कर सकते थे। तो इसीलिए इस रूल में बताया गया है कि फ्यूज़ हमेशा रेटिंग कैपेसिटी का ही लगाना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने देखा है कि फ्यूज़ हमेशा फेज के सीरीज़ में होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल के सीरीज़ में। लेकिन सेफ्टी के लिए हम न्यूट्रल के सीरीज़ में भी लगाते हैं और फेज के सीरीज़ में भी लगाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रेफरेंस है, जो प्राइम है, वो हम हमेशा रूल के हिसाब से फेज में ही फ्यूज़ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 35 है, और इसके पहले भी हमने देख लिया कि जो भी हम नई वायरिंग करते हैं, वायरिंग कंप्लीट होने के बाद उस वायरिंग की टेस्ट करना होता है। तो उस पूरी वायरिंग की टेस्ट हम मेगर से करते हैं, उस पूरी वायरिंग की टेस्ट हम मेगर से करते हैं। और मेगर से करते हैं, और मेगर जो है वो मेज़र करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। रूल नंबर 36 है, जैसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से कोई सप्लाई लेते हैं तो वहाँ पे हमें फेज मिलता है, हमें वोल्टेज मिलता है, करंट मिलता है, पावर मिलता है। उसी के साथ साथ उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। आपने कभी अप्लायंसेस देखा होगा तो पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे गिवन रहती है, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, मतलब फ्रीक्वेंसी है और उसका यूनिट हर्ट्ज़ है, और वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ कंप्लीट वन साइकिल
इन 1 सेकंड। मतलब हमारे घर में जो भी सप्लाई आता है वो आता है एसी सप्लाई, और एसी सप्लाई में हमें पता है कि हर हाफ साइकिल के बाद उसमें सप्लाई जो है चेंज होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कुछ चेंज होगा। तो मतलब हर हाफ साइकिल में हमारा सप्लाई जो है वो चेंज होता है। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। अब 50 हर्ट्ज़ मतलब ये जो हम चेंजिंग हो रहा है वो 1 सेकंड में 50 बार चेंज होगा, मतलब 50 बार साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम और अच्छे से इसके स्पेशल क्लास में देखेंगे। हमारा जो रूल है उस रूल पे हम आते हैं कि जो भी हमारे घर में फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, और जो भी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो 3% से ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इसको हम प्रॉपरली लिखें तो 50 हर्ट्ज़ की अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसमें कम ज़्यादा 3% तक ही चेंज कर सकती है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकती। ये जो रूल दिया है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उनको बताया है कि आप जो भी सप्लाई कंज्यूमर को देंगे, ग्राहक को देंगे, तो उस समय जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी, जो भी आपने कंसिडर की हुई फ्रीक्वेंसी है, ऑथराइज फ्रीक्वेंसी है, उससे कम ज़्यादा मतलब 3% से कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो अगर हमें पता चलता है तो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पे केस कर सकते हैं, या फिर उनको बता देते हैं कि हमारे घर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3% से कम ज़्यादा हो रही है। तो 3% मतलब कितना, तो 50 माइनस इसका अगर 3% निकाले तो ये हो जाता है 1.5। तो इससे 1.5 एक बार माइनस करेंगे और 50 में 1.5 एक बार जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद हो जाएगा 51.5 और घटा देने के बाद ये हो जाएगा 48.5 हर्ट्ज़। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है 48.5 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं या फिर 51.5 हर्ट्ज़ तक बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा उनको अथॉरिटी नहीं है कि आप इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसमें वोल्टेज रहता है, करंट रहता है, पावर रहता है, उसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। और जो भी हमारे घर में इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी इक्विपमेंट्स 50 हर्ट्ज़ पे ही डिज़ाइन होती है। तो इससे कम ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हो गई तो हमारे घर के इक्विपमेंट्स है उनको भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर वो इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसके वजह से अगर फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा चढ़ उतार हो रहा है तो हमारे घर के जो भी इक्विपमेंट्स है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अगर हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी जो है 3% से कम ज़्यादा हो रही है तो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बता सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा तो उसी तरह से वोल्टेज के बारे में भी हम देख लेते हैं। रूल नंबर 37 कि वोल्टेज जो वेरिएशन है, हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज का जो वेरिएशन है, वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो 6% तक ही कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो वोल्टेज वेरिएशन है वो ±6% कर सकते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है वो 3% कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।